91% जो कॉइन्स 2014 के अंदर आए थे इस मार्केट के अंदर, वो अब डेड हो चुके हैं। वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जो तलाश कर रहे हैं कि यार बिटकॉइन तो हाथ से निकल गया, चलो कोई दूसरा बिटकॉइन ढूँढते हैं, राइट? चलो यार बिटकॉइन जैसा कोई दूसरा कॉइन ढूँढते हैं जिसमें हमारी किस्मत बदल जाएगी, और वो नए-नए कॉइन्स को तलाश करते रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए, ये उन सारे न्यू कमर्स के लिए है जिनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो किस कॉइन्स के अंदर हाथ डाल रहे हैं। उनको लगता है कि सारे के सारे कॉइन्स बिटकॉइन की तरह हैं और आगे इसका फ्यूचर जैसे बिटकॉइन का है रहा है, वैसे ही आगे इनका भी फ्यूचर रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शेयर करिएगा नए लोगों के साथ, अपने रिश्तेदार, परिवार, मामा जी के लड़के के साथ, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर घुसा है अंधाधुंध, बिना किसी बेस के एंटर कर गया है और सोच रहा है कि उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। क्रिप्टो कोई गैम्बलिंग का टेबल नहीं है भैया। मतलब अगर मामा जी का लड़का या चाचा जी का लड़का इसमें ये सोच के उतरा है, उसको वहीं रोक दो, और तुम अगर इस राह पे चल रहे हो, तुम भी रुक जाओ। क्योंकि ये गैम्बलिंग का अड्डा नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल गैम्बलिंग का अड्डा नहीं है। बर्बाद मत हो जाना इसमें। ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं थोड़ा-सा ना आपको इस तरीके से बोलता हूँ, लेकिन भाई यही तरीका है। और कोई मुझे तरीका भी नहीं पता, क्योंकि मैं आपकी केयर करता हूँ। आई वांट यू गाइज़ टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि व्यूज़ आएँगे, और फिर व्यूज़ आएँगे तो यूट्यूब में क्या होगा पता नहीं मेरा। भाई, इस इंडस्ट्री को जिस तरीके की जो क्रिटिसिज़्म मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। अगर हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएँ और सही तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर चलें, सही कदम उठाएँ, तो यार इस इंडस्ट्री को भी लोग गलत नहीं बोलेंगे ना। गलती हम खुद करते हैं। हम लोग ग्रीडी हैं। हम लोग अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी जो है मारते हैं। उसके बाद फिर दूसरे को दोष देते हैं कि देखो वो अगला बंदा क्या कह रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है? तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखो, ये coinkickoff.com है, बहुत शानदार इसने रिपोर्ट निकाली है। इसने बेसिकली अ विजुअल एनालिसिस ऑफ 10 इयर्स ऑफ डेड क्रिप्टो कॉइन्स, 10 साल के जो कॉइन्स जो मार्केट में आए और जो आज वो डेड हो चुके हैं, उसकी एक इसने रिपोर्ट जनरेट करी। रिपोर्ट तो बहुत लंबी-चौड़ी है, लेकिन मैं उसमें से कुछ मेजर चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। इस रिपोर्ट में जैसे आप ये देखो कि इस चार्ट को अगर आप देखो, तो ये चार्ट है कि कौन से साल में कितने कॉइन्स आए, राइट? और अब उनका क्या सिचुएशन है, राइट? तो ये रिपोर्ट बता रही है कि 2014 में 607 कॉइन्स आए, और ये 607 कॉइन्स अगर आप देखो तो इसमें ये जो है वो डेड हो चुके हैं। डेड का मतलब ये है कि इनमें अलग-अलग वजहों से ये खत्म हो चुके हैं। जैसे कि अगर पिंक का मतलब ये है कि ज़्यादातर कॉइन्स अबैंडन, मतलब 551 कॉइन्स जो है वो अबैंडन हो चुके हैं या वॉल्यूम ही नहीं है। 9 कॉइन्स जो आईसीओ फेल्ड या शॉर्ट लिव्ड है। 5 कॉइन्स ऐसे थे जो जोक थे, जो बने ही जोक के लिए थे, जो आपको स्कैम करने के लिए आए थे, और 42 कॉइन ऐसे थे जो स्कैम्स थे या अदर इश्यूज़ थे। 2014 में जितने भी कॉइन्स आए उसमें से 91% जो है वो डेड हो चुके हैं। 2017 एक ऐसा साल था जो आईसीयूज़ का साल था, उस साल भी सबसे ज़्यादा कॉइन्स आए, 704 कॉइन्स आए थे उस साल। 2017 एक आईसीयू का रिजीम था जिसमें कोई भी आके अपना व्हाइट पेपर दिखाता था और फंडिंग उठा लिया करता था। तो 2017 में जो जो आईसीयूज़ थे, आप देख सकते हो कि 704 4 कॉइन्स आए, जिसमें से 330 जो थे वो अबैंडन हो चुके, और 210 स्कैम थे। आप ये देखो कि 210 स्कैम थे। ऐसा हर साल में हुआ है। 2018 में 409 आए, 247 जो है वो 2015 में, 2016 में 224। आप देख सकते हो कि हर साल कॉइन्स आते रहते हैं, राइट? और जो सबसे खतरनाक साल था, जिस साल में सबसे ज़्यादा डेथ हुई कॉइन्स की, वो था 2018। 2018 के अंदर, क्योंकि 17 के अंदर इतना स्कैम हुआ था, सब चीज़ें थी, 2018 के अंदर सबसे ज़्यादा कॉइन डेड डिक्लेयर हुए थे। 751 कॉइन्स जो हैं वो डेड हुए थे 2018 के अंदर। और भी बहुत आगे डिटेल है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, जिसमें और भी इसमें डेप्थ में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सारे कॉइन्स क्या एक्ज़िस्ट करेंगे फ्यूचर में? बड़ा सवाल है। सारे कॉइन्स फ्यूचर में एक्ज़िस्ट नहीं करेंगे। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होती है, उसके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट बढ़ता है, बहुत सारा जो टैलेंट है वो अट्रैक्ट होता है, बहुत सारा कैपिटल अट्रैक्ट होता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन ने एक एक राह दिखाई कि किस तरी से आप
तरीके से आप एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी नेटवर्क रन कर सकते हो। किस तरीके से आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है वो रन कर सकते हो और वो इम्यूटेबल लेजर कैसे आप लेजर को इम्यूटेबल बना सकते हो, वो उसने टेक्नोलॉजी सतोशी नाकामोटो ने करके दिखाई। कंसेंसस मैकेनिज्म को रन करके दिखाया और उसने दिखाया कि कैसे मिल के लोग एक नेटवर्क को रन कर सकते हैं। कि इम्यूटेबल लेजर की का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आया। इससे इंस्पिरेशन लेते हुए इथेरियम आया। इथेरियम में विटालिक ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद विटालिक के बाद दुनिया भर में L1s, L2s और हमने तरह-तरह के प्रोजेक्ट्स को आते हुए आज देख रहे हैं। हर साल ये कहानी रिपीट हुई, 2014 में हुई, 2017 में हुई, हुई तो हर साल लेकिन 14 और 17 में सबसे ज़्यादा ये रिपिटिशन हुआ। हर बार ये लगता है कि हर कॉइन ये क्लेम करता है कि वो अगला बिटकॉइन है, वो अगला इनोवेशन है। हर कॉइन ये क्लेम करने की कोशिश करता है कि वो अगला इथेरियम है। कोई कहता है मैं अगला बिटकॉइन हूँ, कोई कहता है मैं अगला कुछ कुछ और हूँ। तो इस तरीके से आपको ये नैरेटिव सेल होते हैं। अब ये इसी तरीके से है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हज़ारों कंपनियाँ हैं और वो हर कंपनी आपको ये सेल करने की अगर कोशिश करे कि वो नेक्स्ट रिलायंस है या वो नेक्स्ट अडानी है या उसका फाउंडर नेक्स्ट मुकेश अंबानी है या वो नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में आप ये यकीन नहीं करते। स्टॉक एक्सचेंज में आप इस तरह की गलतियाँ नहीं करते। वहाँ पे आप बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी कहानियों पे विश्वास ही नहीं करते। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्योंकि आपके पास नॉलेज का अभाव होता है, तो आपको हर कॉइन की कहानी एक जैसी लगने लगती है। आपको लगता है यार सबके वादे और सबकी कमिटमेंट्स जो वैसी ही होंगी जैसे बिटकॉइन के अंदर सतोशी नाकामोटो ने करी, है ना? यही कारण है। इसीलिए मैंने एक थ्रेड लिखा और मैंने थ्रेड के अंदर इन्हीं मुद्दों पे बात करी। मैंने कहा ठीक है जी, 90% 1% ऑफ ऑल द क्रिप्टो करेंसीज़ इन 2014 आर डेड। यही मैंने जो बात आपको बताई। अब मैंने कहा जी बिटकॉइन को कंपेयर करते हैं कि बिटकॉइन कहाँ खड़ा खड़ा है। अगर हम देखें तो 2010 से इसकी शुरुआत अगर आप देखो तो कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ, नेटवर्क के ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं था। 2011-12 भी डेड थे। 2013 से थोड़ा-थोड़ा वॉल्यूम जो है वो दिखने लगा कि हाँ, बिटकॉइन के नेटवर्क में थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है। 2014 में भी ये नेग्लिजिबल था। 2015 में भी ये नेग्लिजिबल था। 16, 17 अब देखो कि 2022 में आज साढ़े 14 या 15 ट्रिलियन वर्थ ऑफ जो यूनाइटेड स्टे द यूएसडी है, जो 15 ट्रिलियन वर्थ ऑफ जो बिटकॉइन है, वो मूव हो चुका है, बिटकॉइन के नेटवर्क पे। ये ठीक है ना? द सम डॉलर वैल्यू ऑफ बिटकॉइन मतलब 14 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, वो हो चुकी हैं बिटकॉइन के नेटवर्क पे। ये 2012, 13, 14 जब जब आईसीओज़ जो हैं अपना दम मार रहे थे, जब स्कैम हो रहा था, तब भी बिटकॉइन के अंदर कुछ नहीं एक्साइटमेंट नहीं थी। लेकिन अगर आप स्टेडी ग्रोथ देखो, तो 2020 के बाद आज आप देखो कि 2022 में इस ग्राफ को देखो आप, कि 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है वो मूव कर चुका है बिटकॉइन के नेटवर्क में। और सोचिए कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी नेटवर्क है, जिसको मैं अभी भी मानता हूँ कि अभी हम शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। बट 14 ट्रिलियन से ऊपर ये हो चुका है और 2023 में ये फिगर और बड़ी हो सकती है। आप सोचिए कोई ये क्या ये साल दर साल ये नहीं दिखाती है नेटवर्क के पोटेंशियल को या नेटवर्क के अंदर जो स्टेबिलिटी है या नेटवर्क की स्ट्रेंथ को, राइट? अगर हम दूसरे एक मेट्रिक पे चलें कि यार कितने लोगों के पास जो आज अगर हम देखें तो मोर देन 1 मिलियन एड्रेसेस नाउ होल्ड 1 बिटकॉइन और ग्रेटर। मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा एड्रेसेस हैं जिनमें एटलीस्ट यू नो 1 बिटकॉइन है या उससे ज़्यादा है, राइट? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये व्हेल्स भी हों जिनके 2, 3, 4 एड्रेसेस भी हो सकते हैं एक ही आदमी के, बट स्टिल दिस नंबर इज़ एक्स्पोनेंशियली ग्रोइंग ईयर बाय ईयर। विद एवरी ईयर अगर हम देखें, विद एवरी ईयर देयर इज़ अ स्टेडी ग्रोथ इन द नंबर ऑफ एड्रेसेस दैट होल्ड 1 बिटकॉइन और मोर। सो मोर एंड मोर पीपल आर होल्डिंग बिटकॉइन। अगर हम हैश रेट की बात करें तो हैश रेट भी अगर आप देखें तो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? हैश रेट का मतलब है कि कितनी पावर चाहिए जैसे इसको इस तरीके से समझिए, अगर इसको मैं एनालॉजी दूं कि अगर बिटकॉइन वैल्यूएबल अगर गोल्ड वैल्यूएबल नहीं होता तो गोल्ड की माइनिंग भी फिर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना। साल दर साल उसकी जो माइनिंग है प्रोसेस है वो साल दर साल उसमें कमी आती रहती, राइट? अगर कोई चीज़ वैल्यूएबल है, तो उसके अंदर माइनर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
ज़्यादा लोग उसको माइन करना चाहते हैं। माइनिंग का कॉम्पिटिशन है, जब कॉम्पिटिशन है तो बिटकॉइन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है। जब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है मतलब उसको माइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ज़्यादा पावर का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा हैश पावर का इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादा हैश पावर का मतलब है कि उसको बिटकॉइन को साल दर साल, हर बीते साल जैसे-जैसे साल बीत रहा है, वैसे-वैसे डिफ़िकल्टी बढ़ रही है उसको माइन करने की, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरेस्ट है माइनर्स का, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है और लोगों का उसको माइन करने का, वो बढ़ता जा रहा है। हैश पावर बढ़ती जा रही है, डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट बढ़ती जा रही है, तो आप देखेंगे साल दर साल बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो उसे और सिक्योर होता जा रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैश पावर चाहिए होगी एक नेटवर्क बिटकॉइन को माइन करने के लिए, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसके अंदर 51% अटैक करने के लिए। ज़्यादा हैश पावर जो है वो नेटवर्क को और सिक्योर करता रहता है। ये एक तरीके की ऐसे किले की दीवार बन जाती है नेटवर्क के चारों तरफ, जिसको भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी कम हैश पावर होगी उतना ही आसान होगा उस किले को भेदना, लेकिन जितना ही ये हैश पावर ज़्यादा होती चली जाएगी, उतना ही ये किले की दीवार और मोटी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, उसको भेदना उतना ही मुश्किल है, और जब किले की दीवार को भेदना मुश्किल है, तो उस किले को फ़तेह करना और भी मुश्किल हो जाता है। राइट? तो ये बता रहा है कि हर साल जो है हैश पावर जो है उसकी बढ़ती चली जा रही है। अगर हम देखें तो 13,900% का 2015 से ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम में इंक्रीज़ है। मतलब आप देखिए कि 2015 से जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन है, राइट? वो इंक्रीज़ हो रही है बिटकॉइन के नेटवर्क पे, और अगर इसका हम 2015 से कंपेयर करें तो 13,900% इंक्रीज़ है 2015 से। राइट, सो ये हम इंक्रीज देख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बैलेंस, अब बैलेंस जो है वो एक्सचेंजेस पे कम होता चला जा रहा है। राइट, ये इनफैक्ट ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हैं वॉलेट के अंदर, अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, एक्सचेंज पे नहीं रखना चाहते। इसका मतलब ये है कि ज्यादा बिटकॉइन की हॉडलिंग बढ़ रही है, लंबे समय के लिए लोग उसको रखना चाह रहे हैं। जब आदमी का जब आदमी की साइकी ये होती है कि उसको ट्रेड करना है, तो वो बिटकॉइन को एक्सचेंज पे रखता है। क्योंकि वो बिटकॉइन को एक्सचेंज पे नहीं रख रहा है, उसको वो एक्सचेंज से हटा रहा है, तो दैट मीन्स उसकी साइकी है कि इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखना है। तो ये तो खैर 3-4 पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वही 2014 से जब जो कॉइन्स हैं, जो डिफरेंट वेरियस कॉइन्स हैं, उनका ग्राफ आता है, वो डेड होते चले जाते हैं। लेकिन एक तरफ बिटकॉइन है जिसका ग्राफ एक उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। राइट, वो स्टेबल है, उसकी चाहे उसका हैश रेट, उसका चाहे नंबर ऑफ एड्रेसेस जो दैट होल्ड बिटकॉइन, चाहे उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसकी हर चीज का अगर आप पैरामीटर को देखेंगे, दैट इज दैट इज स्टेबल। सो इसलिए मैं मानता हूं कि कई बार क्या होता है कि जो कॉइन्स होते हैं उनके अंदर आपका ये होता है कि यार मैं बस जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी कुछ हो जाए। और जो स्टेबल चीजें होती हैं वो धीरे ग्रो करती हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो स्टेबल होती है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो कि तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी जो शेयर्स आज जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, वो धीरे ग्रो होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर आप देखोगे तो उनका जो पैटर्न है, हिस्ट्री देखोगे और उस हिस्ट्री को देखोगे तो उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दी है आपको। लेकिन अगर आप वही स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर में लगाओगे स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे भी आपको देखा होगा कि कई शेयर्स ने बहुत अच्छा स्पाइक दिया, फिर कुछ डाउन हो गए, कुछ ने स्पाइक दिया, तो वो एक तरह की गैम्बलिंग है। आपका चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो आपको ये डिसाइड करना है, आप एज़ अ गैम्बलिंग आए हो, करने आए हो, या एज़ अ इन्वेस्टर आए हो। गैम्बलिंग करने आए हो, ये वीडियो आपके लिए बेकार है। मैं जितना मर्ज़ी यहाँ समझाता रहूँगा, ये वीडियो बेकार है, गलत है ये वीडियो। लेकिन अगर आप एज़ अ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडस्ट्री में आए हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग। यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि बॉस, पास्ट रिकॉर्ड ये बता रहा है कि सारे कॉइन्स नहीं चलेंगे, बहुत सारे कॉइन्स डेड हो जाएँगे। तो मुझे किस तरीके से चलना है? और ये किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही इस चैनल पे कभी फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। ऑब्जेक्टिव आपको इन चीज़ों को दिखाने का क्या है कि आप जो ये दिन-प्रतिदिन जो गलत स्टेप ले रहे हो, ये गलत स्टेप ना लो। सही वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड स्टेप्स लो। इस इंडस्ट्री को एक गैम्बलिंग की तरह मत देखो। राइट? उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, ये डिटेल्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा। और आपको क्या लगता है? क्या आप भी ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्टेड हो जिनके बारे में आप सर्टेनिटी नहीं है आपको? क्या आपको फ़ील नहीं होता है कि यार पता नहीं ये रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या है आपके पास ऐसे कॉइन्स? शर्माइए मत, कमेंट करिए, राइट? और
क्या आपने 2023 में सोचा है अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए? जो भी हो दिल में, कमेंट करिएगा। इंटरेस्टिंग है, बत अच्छा लगेगा ये सुनने में कि आपकी 2023 की क्या स्ट्रैटेजी है, राइट? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।